Good morning, student. Yesterday we were discussed about the little background of the author Ernest Hemingway and his novel "Sun." The Sun Also Rises. Its plot and basically brief summary of this novel, in which all characters are disillusioned in their life and belong to the lost generation. They are seek only for enjoyment in life and adventurous life they were going to live. And we were discussed analysis and interpretation of the play. And now in today's lecture I am going to discuss the symbols and the themes of this novel. First one is bulls and bullfighting. लास्ट में हमने जब देखा था, जब करेक्टर्स फाइनली एंड में जाके सब मिले थे एक जगह पर और उनके बीच में क्या एंथुजियाज्म था, सिर्फ बुल फाइटिंग देखना, जिसके को निभाने वाला पेड्रो रोमेरियो वो एक मेन कैरेक्टर या फिर ये कह सकते हैं कि हम वो बुल फाइटिंग करने वाला प्लेयर था। और वो बुल फाइटिंग क्या किस सिंबल के रूप में यहाँ पर इस नॉवल में है, हम देखते हैं। बुल्स एंड बुल फाइटिंग आर द टू मोस्ट क्रिटिकल सिंबल्स इन द सन आल्सो राइजेस। कैसे? द बुल्स सिंबलाइज पैशन, फिजिकलिटी, एनर्जी एंड फ्रीडम, जैसे कि आज की जनरेशन है। और आज की जनरेशन पे ही अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये सटायर रूप में लिखा है कि आज की जनरेशन जो है वो कैसे डिसिल्यूजन्ड है, जो अपने एम के बारे में नहीं सोचती है और सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करती है, अपनी फ्रीडम को फॉलो करती है। यही सिंबलाइज करता है यहाँ पर बुल फाइटिंग भी या bulls be. As a combination of these factors in their interactions with the bullfighters, they also come to symbolize the act of sex. Okay, each bullfight involves seduction, manipulation, maneuvering and penetration by the bullfighter of the bull. अब क्या है कि यहाँ पर इन सब चीज़ों को सिंबलाइज भी करते हैं। जैसे बुल फाइटिंग क्या है, जो डोमिनेटिंग बुल होगा वो दूसरे बुल को मार देगा। ओके, या फिर मैन और बुल के बीच में फाइटिंग होती है और जो भी ओवर पावर होता है वो जीतता है। वो हम किसी भी लेवल पे लगा सकते हैं, लाइफ में, सेक्स में लगा सकते हैं, आर्म मैनिपुलेशन में लगा सकते हैं, या फिर एक लाइफ में किसी और शख्स का हावी होना लगा सकते हैं। तो ये बुल फाइटिंग इन सब चीज़ों को डिनोट करती है यहाँ पर। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स जेक, ब्रैट, रोमेरियो एंड मोंटोया आर द मोस्ट स्टर्ड बाय बुल फाइटिंग। बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और पसंद करते हैं इस प्ले को, इस एक्ट को, जो कि बुल फाइटिंग है। ओके, Romerio's status as bullfighter suggests that Romerio का status as a bullfighter कैसा है, unlike the novel's other male character, जो कि इस नॉवल के और कैरेक्टर्स में से नहीं दिखाई देता। He is capable of passionate love and sex. Okay, although कौन cling to an illusion of love for Brett, बेशक चाहे कौन भी है जो जिसकी बहुत सारी रिलेशनशिप रहे हैं औरतों के साथ, और उसको ये इल्यूजन भी है कि वो प्यार ही करता है ब्रेट के साथ। ही इज़ रिपेल्ड इनिशियली बाय द बुल फाइट्स एज बोरिंग। शुरुआत में वो ऐसा कहता है कि बुल फाइटिंग तो बोरिंग सी चीज़ है, क्या देखना है उसमें। देन लेटर एज ग्रूसम, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उसमें बनने लग गया। ब्रेट इज़ अनडिस्टर्ब्ड बाय द गोर ऑफ द बुल फाइट्स एंड लाइक जेक इज़ entranced by the interaction between bullfighter and bull। और यहाँ पर किस तरीके से अदर कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं बुल फाइटर या फिर बुल की
इस एक्ट या लड़ाई में, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग द बुल फाइट्स ब्रेट इज़ डिटरमाइंड टू बी विद रोमेरियो। यहाँ पर हम देख रहे हैं बुल फाइट्स ब्रेट के रोमेरियो के प्रति रुझान। आफ्टर बुल फाइट कितना पैशनेटली उसने उस लड़ाई को जीता है और इसी वजह से ब्रेट उसकी तरफ आकर्षित हुई है। ओके, Jake is, it seems, strives to experience sensuality viciously through the bullfights as he is unable to have sex himself। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वो जेक, जिसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसके साथ हादसा हो गया था और वो इम्पोर्टेंट हो गया था, जिस वजह से वो उसकी सेक्स लाइफ नहीं रही एक्टिव, और इसी वजह से उसको बुल फाइट क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वो अनेबल है वैसा करने में, इसलिए उसको वो पैशन मिलता है देख के बुल फाइट में। ओके, एज एन एफिशिएंटो जे रिकॉग्नाइजेज एंड लव्स द पैशन ऑफ बुल फाइटिंग, इसीलिए उसको बुल फाइटिंग में पैशन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उसे पसंद आ रही है वो गेम। सजेस्टिंग दैट ही टू इज़ अ पैशनेट मैन, इससे ये भी पता चलता है कि वो खुद भी एक पैशनेट मैन है। हाँ, हालांकि उसकी लाइफ में ऐसा हादसा हो गया उसके साथ। जेक्स नॉलेज ऑफ बुल फाइटिंग empowers him to authoritatively describe the bullfights to ब्रेट। यहाँ पर उसकी नॉलेज बुल फाइटिंग को समझाना, इस गेम को समझाना ब्रेट को ये दिखाता है कि कितने गहन उसको पैशनेट है इस गेम के प्रति। ओके, ऑल्दो वी डू नॉट लर्न मच अबाउट मोन्टोयो पर्सनल लाइफ, बेशक चाहे हमें नॉवल में नहीं दिखाया गया है मोन्टोया की पर्सनल लाइफ को, इट इज़ एपरेंट दैट ही व्यूज़ बुल फाइटिंग एज द हाइएस्ट प्योरेस्ट आर्ट फॉर्म, वन दैट एक्सीड्स ऑल एल्स इन लव ब्यूटी एंड पैशन। यहाँ पर हमें दिखाया गया है बुल फाइटिंग एक हाईएस्ट और प्योरेस्ट आर्ट ही है। हर तरीके से कोई भी गेम खेलना जिस तरीके से खेला जाता है, स्किल्स के साथ खेला जाता है, गेम हो गई या कुछ भी आर्ट फॉर्म लगा लो, पेंटिंग लगा लो, सूट सिलना लगा लो या सेक्स लगा लो, बुल फाइटिंग लगा लो, किसी भी पहलू पे लगा लो, एक तरीके से वो सब चीज़ें लव ब्यूटी पैशन के साथ की जाती हैं। एज डिस्कस्ड ब्रीफली इन द अबव करेक्टर एनालिसिस, जैसे कि अभी पहले इन सब करेक्टर्स के बारे में बताया है एनालिसिस करके कि कैसे बुल फाइटिंग इनको डिस्क्राइब करती है। द बुल फाइट्स कैन ऑल्सो बी रीड एज पैरेललिंग द करेक्टर्स एंड इवेंट्स ऑफ द प्ले, इसलिए हम कह सकते हैं कि बुल फाइटिंग भी इनके साथ साथ ही चल रही है। वही पैशन जो गेम में होता है वो पैशन इनके साथ थ्रू आउट द लाइफ चल रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द बुल्स, जैसे बुल भागती है, आपने कभी देखा होगा कि एक ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, सीढ़ी नुमा स्टेज सील बना रखी होती है उनके, और बीच में एक इंसान होता है जो रेड कपड़ा पहने होता है और बुल्स का गेट खुलता है और बुल सीधा भागे हुए आते हैं। टू टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, अ मैन इज़ गोड एंड किल्ड द सेम डे दैट कॉन लिव्स पैम्प्लोना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये दिखाते हैं कि जो भी ओवर पावर है वो जीत जाता है, ठीक है। इसलिए अगर बुल ओवर पावर हो जाएगा उस इंसान पर तो वो मार के ही छोड़ता है उसको, इसीलिए जब कौन वहाँ से निकला था तो उससे ही उसी दिन ही एक बुल फाइटिंग में बुल ने एक इंसान को मार दिया था। ओके, नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पर? वाटर अपीयर्स ऑन मल्टीपल ओकेजन्स एज अ सिंबल ऑफ प्योरिफिकेशन एंड रिलीफ। यहाँ पर वाटर, और कहीं पर भी लगाओ, वाटर एक तरीके से प्योरिफिकेशन का सिंबल है, जहाँ पर जाके हम अपने पाप धो लेते हैं, या फिर समुद्र के किनारे, नदी के किनारे बैठ के हमें रिलीफ मिलता है, तो एक शांत माहौल जैसा या प्योरिफिकेशन का सिंबल है वाटर। ऑन जेक एंड बिल्स फिशिंग ट्रिप, जब ये स्पेन जाने से पहले दोनों जने मिलते हैं और एक अपनी फिशिंग ट्रिप पर जाते हैं, वाटर सीम्स टू हैव द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ सूदिंग जेक। यहाँ पे जेक परेशान है
क्योंकि उसके साथ वो हादसा हो गया है। अब अपना वो टाइम स्पेंड अपने दोस्तों के साथ मिल के कर रहा है। वो अपनी लाइफ से बेशक परेशान है, लेकिन यहाँ पर फ़िशिंग ट्रिप के दौरान उसको वाटर के साथ एक थेरेपी सी मिल रही है कि वो हील नहीं हो रहा बेशक, उसे शांति मिल रही है अंदर से, एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है फ़िशिंग करते हुए। तो वाटर इस चीज़ का सिंबल है। वाइल द men drink loads of wine while fishing, they first chill it in the river। यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स वाइन पीते हैं साथ में फ़िशिंग करते हुए। अच्छी और चिलिंग हवा चल रही है नदी के किनारे। In this seems not only to cool the wine's temperature but its effect rather than creating a sense of drunken chores। The wine rejuvenates them and stimulate Bill's creativity। अब यहाँ पर बेशक ये नहीं है चिलिंग हवा चल रही है तो वो वाइन का टेम्परेचर डाउन कर देंगी, वो पी के उनको अंदर से इतना रिजुविनेट फील हो रहा है, ठीक है, जैसे रिफ़्रेश हो गई हो। और बिल की क्रिएटिविटी भी निकल के आ रही है, विच ही एक्सप्रेस वर्बली एट अ ब्रेक नेक पेस, जो कि वो वर्बली कह के सुनाता है। When Jake leaves पैम्पलोना फॉर सैन सेबेस्टियन, जब जेक निकलता है यहाँ से, ही वॉन्ट्स नथिंग मोर देन टू स्विम इन द ओशियन। वो चाहता है जाने से पहले भी एक बार वो स्विमिंग कर ले इस ओशन के अंदर जहाँ पर वो फिशिंग कर रहे थे। द वाटर रिलीव्स एंड स्ट्रेंथन्स हिम। वाटर ने उसको इतना हील कर दिया था और मज़बूत बना दिया था, रिफ़्रेश जो हो गया था वो। एंड ही फील्स बॉयंट एंड सपोर्टेड। दोबारा से वो स्ट्रेंथन सपोर्टेड फील कर रहा था नेचर के साथ। फाइनली ब्रेट इज़ ऑलवेज गोइंग ऑफ टू बेद। और जैसे ब्रेट हमेशा नहाने के लिए तैयार रहती थी, सिग्निफाइज हर ऑन इनेट डिज़ायर टू प्यूरिफाई हर सेल्फ एंड परहैप्स डिसएसोशिएट हर सेल्फ फ्रॉम हर एक्शंस। यहाँ पर जैसे वो बहुत से आदमियों के साथ उसके रिलेशन है, ताल्लुकात हैं, और वो वाटर सिग्निफाई करता है, जैसे वो बार बार नहाने की डिज़ायर उसकी होती थी, जिसकी वजह से पानी या नहाना उसको प्योरीफाई कर देगा। जो भी वो सब कुछ कर रही है, जिन जिन लोगों से एसोसिएट हो रही है, वो सारे उसके एक्शन से धुल जाएंगे। वो जितने आदमियों के साथ रिलेशनशिप बना रही है, सेक्सुअल हो रही है, वो सब कुछ धुल जाएगा। अब आते हैं हम थीम्स पर। द एमलेसनेस ऑफ द लॉस्ट जनरेशन। टुडे मॉडर्न जनरेशन किस टाइप की है, ये दिखा रहे हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे। और यही लॉस्ट जनरेशन ही मेन थीम है, जो अपने आप में ही जिनके पास कोई एम नहीं है, एमलेस पीपल्स हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अंडरकट ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मॉरलिटी, फेथ एंड जस्टिस। ये सब कुछ ख़त्म हो गया। ऑब्वियसली किसी भी वॉर के बाद हम ऐसे ड्रॉबैक्स देखते हैं सोसाइटी के अंदर कि किस तरीके से इंसानियत में से वो मॉरल्स ख़त्म हो जाते हैं, एक दूसरे पर फेथ ख़त्म हो जाता है, और मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ, ये जस्टिस नाम का वर्ड उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब आपके साथ बुरा होता है तो ये सब वर्ड्स बेमानी से लगते हैं। नो लॉन्गर एबल टू रिलाई ऑन द ट्रेडिशनल बिलीव्स दैट गेव लाइफ मीनिंग, the men and women who experienced the war became psychologically and morally lost। यही मैंने अभी कहा, ऐसे ऐसे हादसे लाइफ में जब हो जाते हैं तो वो लाइफ का मीनिंग ख़त्म हो जाता है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, जो कुछ भी वो उस दौरान पर एक्सपीरियंस करके आया है। यहाँ पर हम वॉर से लगा रहे हैं, वॉर में जो एक्सपीरियंस करके आया है उससे उसकी साइकी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से मॉरली इंसान लॉस्ट हो जाता है। उसको नहीं समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो थोड़ी सी खुशी पाने के लिए गलत काम भी कर लेता है, जिसमें वो ये नहीं अंदाज़ा लगा पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। वो होता है मॉरली लॉस्ट। ओके, एंड दे वॉन्डर्ड एमलेसली इन अ वर्ल्ड दैट अपीयर्ड मीनिंगलेस। और वो एमलेसली घूमता रहता है इस संसार में, जैसे कि
के पास कोई अर्थ ही नहीं है ऐसा करने का, मीनिंगलेस है लाइफ उसके लिए। जेक, ब्रेट एंड देयर एक्वेंटेंसेस गिव ड्रामेटिक लाइफ टू दिस सिचुएशन। जेक और ब्रेट जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं, और साथ ही साथ उनसे जुड़े जुड़े सारे लोग, वो भी इस ड्रामेटिक लाइफ को जी रहे हैं, इसी सिचुएशन से निकल जा रहे हैं। बिकॉज दे नो लॉन्गर बिलीव इन एनीथिंग, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते और किसी चीज़ पे। देयर लाइफ्स आर एम्प्टी, खाली है। एम नहीं है तो ऑब्वियसली खाली है। तभी हम सबको बचपन से बोला जाता है कि बड़े होके क्या बनना है। वो एम जब तक निर्धारित नहीं होगा, जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे। और जब आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, उसके बाद भी आपको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, तो सचमुच में आपकी लाइफ एम्प्टी ही है। They fill their time with inconsequential and escapist activities such as drinking, dancing and debauchery. बस उनकी लाइफ इन्हीं सब चीज़ों से ऑक्यूपाई है, और एक जगह से भाग के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ नहीं बोर हो गए हैं तो अगली जगह जा रहे हैं, उस अगली जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं। तो एस्केपिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं जब उनको एक चीज़ को छोड़ के आगे भागना पड़ता है। तो मतलब इंसान जिसके अंदर शांति नहीं है, वो कितनी भी जगह पे चला जाए, उसको कहीं पे भी शांति नहीं मिलती है। तो अपनी लाइफ वो ये सब कामों में वो वेस्ट कर रहे हैं। It is important to note that Hemingway never explicitly states that Jake and his friends' lives are aimless. यहाँ पर हेमिंगवे ने एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है जेक और उसके फ्रेंड्स के ज़रिए कि उनकी लाइफ सबकी क्या है, एमलेस है, और दैट दिस एमलेसनेस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द वॉर। और ये एमलेसनेस कहाँ से निकली है, वॉर के बाद। ये वॉर का रिज़ल्ट है जो इंसानियत भुगतती है। Instead, he implies these ideas through his portrayal of the characters' emotional and mental lives। बेशक वो चाहे ये सारी चीज़ें अपने नॉवल के कैरेक्टर्स के ज़रिए उनके इमोशनल और मेंटल लाइफ को दिखा रहे हैं, अंदर इमोशनली नहीं घुसे हैं, लेकिन उनके हाव भाव से, उनके बिहेवियर से दिखा रहे हैं कि जो सब चीज़ें मीनिंगलेस हैं। These stand in stark contrast to the करेक्टर्स सरफेस एक्शन। ये सारी चीज़ें हमें करेक्टर्स के ज़रिए, उनके एक्शंस के ज़रिए दिखाई दे रही हैं। जेक एंड हिज फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट क्राउजिंग डज नॉट मेक देम हैप्पी। चाहे जेक या उसके फ्रेंड कुछ भी कर रहे हो, वो हमें खुशी नहीं दे रहा देखते हुए। वेरी ऑफन देयर मैरी मेकिंग इज़ जॉयलेस एंड ड्राइवन बाय अल्कोहल। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो खुशी हासिल करने के लिए, लेकिन फाइनली उनको वो सब चीज़ें जॉयलेस ही लगती हैं। मैरी मेकिंग का मतलब होता है मैरी, खुशी हो के जीवन बिताना, ऐसा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब क्या है, जॉयलेस हैं, और फिर फाइनली वो अल्कोहल में डूब जाते हैं। ओके, At best, it allows them not to think about their inner lives or about the world। सबसे बेस्ट उनके लिए क्या होना चाहिए था कि वो वॉर के बारे में और अपनी इनर लाइफ के बारे में ना सोचें, उसको सुधारने की कोशिश करें, वॉर के बारे में ना सोचें। Although they spend nearly all of their time partying in one way to or another, लेकिन कर क्या रहे हैं वो? होना तो चाहिए था कि वो वार के बारे में ना सोचे, अपनी इनर लाइफ के बारे में सोचे कि आखिरकार करना क्या है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं इस नॉवल में? हमेशा पार्टी कर रहे हैं, ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से, मतलब कैसे ना कैसे करके सिर्फ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो पार्टी करके। दे रिमेन सोरोफुल एंड अनफुलफिल्ड, और फिर भी फाइनली उनको वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती है और सोरोफुल ही रहते हैं वो, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके लिए जॉयलेस हैं, जॉयलेस। हेंस देयर ड्रिंकिंग एंड डांसिंग इज़ जस्ट अ फ्यूटाइल डिस्ट्रैक्शन। ये सारी चीज़ें बेमानी सी साबित हो जाती हैं, एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है अपनी उस फीलिंग को हटाने के लिए जो वॉर के बाद उन्होंने फेस करी है, लेकिन वो सब फ्यूटाइल है, निरर्थक है, डिस्ट्रैक्शन ही है एक तरीके से। अ पर्पसलेस एक्टिविटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वॉन्डरिंग एमलेस लाइफ। और ये है पर्पस उनका
कि वो सिर्फ घूम रही हैं और कैसे एमलेस लाइफ को जीते हुए। ओके, नेक्स्ट आता है मेल इनसिक्योरिटी। World War First forced a radical re-evaluation of what it meant to be masculine। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि जिस तरीके से मैस्कुलिनिटी का मतलब निकल के आया था, a pre-war ideal of the brave, stoic soldier had little relevance in the context of brutal trench warfare that characterized the war। कैसे आइडलाइज बन गए थे वो सब सोल्जर्स जो कि ब्रेव हैं, आदमी लोग, ठीक है, वो, और जो बिलोंग करते हैं उस वारफेयर से, और कितनी ब्रूटली तरीके से उन्होंने उस वॉर को निभाया है, वो करेक्टराइज्ड बन गए हैं। मैस्कुलिनिटी आदमी लोगों के ऊपर गड़ गई है, ठीक है। कैसे सोल्जर्स वर फोर्स्ड टू सिट हडल टुगेदर एज द एनिमी बम्बार्ड देम। इकट्ठे होते हैं सिर्फ वो दुश्मनों को मारने के लिए, और वो उनके अंदर इंस्टिंक्ट भी कैसा है, बम्बार्डमेंट करने वाला, तुरंत आवेश में आके और सिर्फ फिजिकल अपनी पावर से ओवर पावर करना, ठीक है। सर चाहे वो एनिमी हो या फिर कोई नॉर्मल रिलेशन हो, सर्वाइवल डिपेंडेड फार मोर अपॉन लक देन अपॉन बेवरी। लेकिन जीना लक की तरह है जो ब्रेवरी के साथ नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आप जी जाओगे, नहीं, आपके साथ आपका लक भी हो ज़रूर होना चाहिए। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ व्हाट इट मेंट टू बी अ मैन वर दोस अंडरमाइंड बाय द रियलिटीज़ ऑफ द वॉर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वॉर की रियलिटी उभर के आई है जो इंसानियत में, और ये मेल इनसिक्योरिटी बन गई है। जेक एम्बॉडीज दीज कल्चरल चेंजेस। यहाँ पर जेक साबित करता है अपनी उन सब कल्चरल चेंजेस से। वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा भी लिया है उसने, हादसा भी हुआ है जिसमें वो इम्पोर्टेंट बन गया है। द वॉर रेंडर्स हिज मैनहुड this that is his penis, okay, manhood, sexual organ, useless because of injury, okay। He carries the burden of feeling that he is less of a man। और वो उसकी एक इनसिक्योरिटी बन गई है कि अब वो आदमी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो आदमी कर सकता है वो नहीं कर सकता देन ही वॉज बिफोर, जो कि वो पहले था। तो एक इनसिक्योरिटी और वो कन्फ्लिक्ट उसके मन में हमेशा के लिए बन गया। वहीं से निकलती है मेल इनसिक्योरिटी। ही कैन नॉट एस्केप अ नैगिंग सेंस ऑफ inadequacy which is only compounded by Brett's refusal to enter into a relationship with him। यहाँ पर वो सारी चीज़ों से मना करता है, ब्रेट के साथ रिलेशनशिप आने से भी, और सारी चीज़ों से। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी बनी हुई है वो हमेशा के लिए ही बन गई है कि वो सेटिस्फाई या सेक्सुअल डिज़ायर को कंप्लीट नहीं कर सकता है। वाइल जेक्स कंडीशन इज़ द मोस्ट एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल ऑफ वीकेंड मैस्कुलिनिटी इन द नॉवल। यहाँ पर जेक को दिखाया उसकी अपनी कंडीशन में कि वो एक वीक मैस्कुलिन इंसान है, ठीक है। इट इज़ सर्टेनली नॉट द ओनली वन, ओके, जो अकेला ही एक ऐसा नहीं है। ऑल द वेटरन्स फील इनसिक्योर इन देयर मैनहुड। जो भी उस वर्ल्ड वॉर्स को जी के आए हैं वो सब इनसिक्योर हैं इस चीज़ों से। अगेन हेमिंगवे डज नॉट स्टेट दिस फैक्ट डायरेक्टली। उन्होंने ये सब फैक्ट्स को डायरेक्टली नहीं बोला, बट रैदर शो इट इज़ इन द वे जेक एंड हिज वेटरन फ्रेंड्स रिएक्ट टू कॉन। They target Con in particular for abuse when they see him engaging in unmanly behavior such as following
ब्रेट अराउंड। यहाँ पर कॉर्न को वो जब चिढ़ाते हैं इकट्ठे बैठे हुए, जब माइक और कॉर्न की लड़ाई होती है तो वो इस बात पे चिढ़ा रहे हैं कि वो हमेशा ब्रेट के आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन ब्रेट उसे भाव भी नहीं देती है। और इसी वजह से शायद वो अनेबल हो, अनमैनली हो, जो कि इम्पोर्टेंट टाइप में, ठीक है। अनमैनली होगा जब भी वो इस तरीके के बर्ताव में रहता है और इनसिक्योर सा रहता है। दे कॉप विद देयर फियर्स ऑफ बीइंग वीक एंड अनमैस्कुलिन बाय क्रिटिसाइजिंग द वीकनेस दे सी इन हिम। और इसी तरीके से लोग वो डरते भी हैं, वो लोग जिनके साथ वो हादसा हुआ है, और सोसाइटी भी नहीं जीने देती है क्योंकि वो बार बार क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं उनको अनमैस्कुलिन होने का। ओके। हेमिंगवे फर्दर प्रेजेंट्स दिस थीम इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ ब्रेट। इस तरीके से हेमिंगवे ने दिखाया है इस थीम को भी ब्रेट के थ्रू। In many ways she is more manly than the man in the book। यहाँ पर दिखाया है ब्रेट को किस तरीके से वो मेन से ज़्यादा मैनली दिखाई है, जिसके इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं। शी रेफर्स टू हर सेल्फ एज अ चैप, शी हैज़ अ शॉर्ट मैस्कुलिन हेयर कट एंड अ मैस्कुलिन नेम एंड शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हर तरीके से उसको एक मैस्कुलिन वे में दिखाया गया है। उसके बाल भी छोटे छोटे हैं, छोटी हाइट की है, और मैस्कुलिन नेम भी है उसका, स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है और फ्रीली घूमती है, रिलेशनशिप बनाती है और जल्दी उसे निकल जाती है और आगे चली जाती है, मूव ऑन कर लेती है बहुत जल्दी से। दस शी इम्बॉडीज ट्रेडिशनली मैस्कुलिन करेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए वो ट्रेडिशनली जो मैस्कुलिन एक मैन में होने चाहिए करेक्टरिस्टिक, वो सब ब्रेट में दिखाए हैं हेमिंगवे ने। वाइल जेक, माइक एंड बिल आर टू वेरिंग डिग्रीज अनसर्टेन ऑफ देयर मैस्कुलिनिटी। यहाँ पर ये सारे लोग अब अनसर्टेन दिखाए हैं कि वो मैस्कुलिन है या नहीं है। देन आता है द डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ सेक्स। सेक्स इज़ अ पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन द sun also rises। Okay, sexually jealous, for example, leads Cohn to violate his code of ethics and attack Jake, Mike and Romario। यहाँ पर जब उस रात को बैठ के वो बात कर रहे होते हैं तो वॉलेंटली कौन कन्फ्रंट करता है और इन सब से लड़ाई कर लेता है कि मेरे कोड ऑफ एथिक्स, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्दर मोर द डिज़ायर ऑफ सेक्स प्रिवेंट्स ब्रेट फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद जैक। और यही एक कारण है, सेक्स का कारण ही है जिस वजह से ब्रेट कभी भी जैक से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं रहेगी उस रिलेशनशिप में। ऑल्दो शी लव्स हिम, बेशक चाहे वो शुरू से प्यार करती हो, जब उसने उसकी इंजरी को हॉस्पिटल में नर्स किया था, ठीक है, तब से वो उससे प्यार करती है, लेकिन आना नहीं चाहती है उसके साथ रिलेशनशिप में। तभी वो एक दूसरे से पूरे नॉवल में ही कन्फ्रंट नहीं कर पाए एक दूसरे के प्रति प्यार। हेंस सेक्स अंडरमाइंस बोथ कॉन्स ऑनर एंड जेक एंड ब्रेट्स लव। इसीलिए ये सारे सेक्स अंडरमाइन है इन दोनों के रिलेशनशिप का भी, प्यार का भी। ब्रेट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेगेटिव consequences of sex। She is a liberated woman having sex with multiple men and feeling no compulsion to commit to any of them। ठीक है, कोई भी उसको कंपल्शन नहीं है किसी एक से कमिट होने का। मल्टीपल लोगों से मिलती है, मल्टीपल लोगों से सेक्स करती है। हर केयर free sexuality makes Jake and Mike miserable and drives Cohn to act of violence। In Brett, Hemingway may be expressing his own anxiety about strong sexually independent women। यहाँ पर ब्रेट ने की जिस तरीके से बिहेवियर उसका दिखाया है, हेमिंगवे ने एक्सप्रेस किया है कि वो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंडिपेंडेंट वुमेन भी है। तो ये सारी सिंबल्स और थीम्स हैं जो हमने आज डिस्कस करे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। थैंक यू।